आगे बढ़ते हैं तो अपने सेक्शंस हम लोग चैप्टर 9 में अकाउंट्स ऑफ कंपनीज 128 बच्चों क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 130 रीओपनिंग बच्चों बाय ट्रिब्यूनल ऑर्डर 131 वॉलंटरी रीओपनिंग हाँ है ना एंड 132 बच्चों नाफरा। तो नाफरा के रूल्स भी हम लोगों ने कल देखे थे कि नाफरा के रूल्स कुछ कुछ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, किन किन के ऊपर है हम लोगों ने बच्चों पिछले लेक्चर में ये सब देखा था। आगे बढ़ते बच्चों 133 कुछ ज्यादा काम का नहीं है, जस्ट टॉक्स अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला। ओके फॉरगेट दैट। आगे बढ़े 134 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोर्ड रिपोर्ट। तो हमने एफएस क्या है इतना ही देखा है अब तक 129 में, है ना। एफएस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सीएफएस ये भी हम लोगों ने देखा 129 में। ओके इसको कौन साइन करेगा ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों देखे रखा 134 में। एज वेल एज बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट क्या है ये भी देखे रखा है बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन 134 में। ओके एवरीबॉडी लाइक ऐसा दिस इज अ रिवीजन लेक्चर, तो हम लोग बस डिस्कस करने की क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या क्या इसमें कवर्ड है ना। आगे बढ़े चलो। सो 134 the auditor's report is attached to every FS as well as बच्चों board report is also attached to every FS, है ना। चेक करो क्या बोला अपन ने, ऑडिटर रिपोर्ट is attached to FS and director's report is also attached to the FS। मतलब अगर मैं FS की बात करूं उसके साथ ऑडिटर रिपोर्ट एज वेल एज तुम्हारा डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी अटैच होगा, मतलब उसको टोटल बच्चों मिला के हम लोग कहते हैं योर एनुअल रिपोर्ट। ओके नॉट एनुअल रिटर्न, मैंने क्या बोला एनुअल रिपोर्ट। तो एफएस प्लस ऑडिटर्स रिपोर्ट प्लस बोर्ड रिपोर्ट, समझा हाँ या ना। अब इसमें तुम लोग बोले कि सर क्या लेना देना क्या है, अगर हमको आएगा आगे जाके एक सेक्शन आएगा। ओके एफएस अडॉप्ट करना, ऑडिटर्स रिपोर्ट एज वेल एज बोर्ड रिपोर्ट को अडॉप्ट करना, ये कुछ बिजनेस है या नहीं है, मतलब ये कुछ काम है या नहीं है, कुछ याद आ रहा है बच्चों। इज दिस अ वर्क और नॉट अ वर्क। तुम्हारे एनुअल रिपोर्ट मतलब एफएस बोर्ड रिपोर्ट ऑडिटर रिपोर्ट को अप्रूव करवा के लेना, ये बच्चों आएगा कहां पे होगा कंपल्सरीली, एजीएम में। हाँ या ना बच्चों, इट इज योर ऑर्डिनरी बिजनेस। अरे हाँ ऑल ऑफ यू फटाफट टाइप करो चाहिए तो, है कि नहीं। इट इज योर ऑर्डिनरी बिजनेस, क्लियर याद आया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहला ही सेक्शन चल रहा है। दूसरी चीज बच्चों ध्यान रखो थोड़ा सा कि अगर हमको लॉ में किधर भी लिखा है, आगे जाके आएगा सेक्शन इसलिए बोल रहा हूं मैं, किधर भी बच्चों कंपनी साइड में लिखा है कि एफएस सबमिट करना है मेंबर्स को, एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना है मेंबर्स को, तो उसका क्या मान लेंगे हम लोग कि ऑडिटर्स रिपोर्ट एज वेल एज बोर्ड रिपोर्ट्स भी बच्चों सबमिट करने पड़ेंगे, हाँ या ना। सो ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट बच्चों आर पार्ट ऑफ, नॉट पार्ट ऑफ बट बच्चों एक साथ ही रहेंगे विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है कि नहीं बच्चों, क्लियर। आगे बढ़ू मैं ऑलरेडी आगे। The board's report and every annexure has to be duly signed, वो भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। A signed copy of every FS statement shall be circulated, issued or published along with notes or documents, auditor's report and board report। बच्चों होंगे तो तीनों साथ में होंगे, समझ रहे कि नहीं, होंगे तो तीनों साथ में आएंगे और होंगे, है ना। They will be together, FS, AR and BR। AR मतलब ऑडिटर्स रिपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। ओके आगे बढ़ो मैं बच्चों। ऑलराइट देन ऑथेंटिकेशन ऑफ एफएस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन साइन करेगा एफएस, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। ओके चेक करो। सो बिफोर सबमिशन टू द ऑडिटर, बिफोर सबमिशन टू द ऑडिटर बच्चों मतलब क्या, एफएस अप्रूव पहले ऑडिटर करेगा या कंपनी, एफएस बच्चों पहले अप्रूव होगा बाय कंपनी, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेक्शन नंबर 128 एंड 129, 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये मैनेजमेंट कंपनी की जिम्मेदारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना और एफएस बनाना, है ना, टू मेक एफएस बच्चों। यस क्लियर। ऑडिटर का काम बस ओपिनियन देना होता है, दिस आई होप यू ऑलरेडी नो, शायद ऑडिट का मैंने कभी पढ़ा होगा तो, है ना बच्चों, अंडरस्टूड क्लियर। आगे जाऊं मैं, ऑलराइट ध्यान देना। सो बिफोर सबमिशन टू द ऑडिटर फॉर हिज रिपोर्ट, द एफएस including CFS shall be approved by the BODs। तो बोर्ड के बिहाफ में बच्चों अप्रूव होगा तब जाके ऑडिटर के पास जाएंगे, ऑडिटर खुद साइन करेगा। ऐसे क्लियर ऑल ऑफ यू, ठीक है आगे जाऊं मैं। सो BODs will approve FS before they are signed on their behalf at least by, important, chairperson of the company, chairperson और chairman of the meeting नहीं,
चेयरपर्सन ऑफ द बच्चों कंपनी, ये डेजिग्नेशन है बच्चों कंपनी के अंदर। यस चलिए, चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी वेयर ही इज ऑथराइज्ड टू डू सो बाय द बोर्ड। और अगर चेयरपर्सन नहीं तो कम से कम 2 डायरेक्टर, जिसमें से एटलीस्ट एक तुम्हारा एमडी रहेगा। ओके, ध्यान दे रहा है बच्चों? अगर चेयरपर्सन ने किया तो तुम्हारा इसको ये 2 डायरेक्टर्स, इसमें से एक एमडी होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत ही नहीं बच्चों, हाँ है ना। पर अगर चेयरपर्सन ने नहीं किया तो उसके बिहाफ पे या फिर उसके इक्विवेलेंट क्या रहेगा, 2 डायरेक्टर्स का साइन, जिसमें से तुम्हारा एक कम से कम बच्चों एमडी रहेगा। एंड ऑब्वियसली दे यूज द वर्ड एटलीस्ट यहाँ पे, तो 3 डायरेक्टर को 4 डायरेक्टर को करना है वो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन लोगों ने कम से कम तो करना चाहिए। कौन? आई एम रिपीटिंग, चेयरपर्सन ने करना चाहिए। अगर चेयरपर्सन नहीं कर सका फॉर एनी रीजन, देन उसके रिप्लेसमेंट में 2 डायरेक्टर रहेंगे, जिसमें से एक तुम्हारा एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा, समझा? देन हु शुड आल्सो साइन? सीईओ ऑफ द कंपनी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इररेस्पेक्टिव वो डायरेक्टर है कंपनी में या डायरेक्टर नहीं है। सीईओ अगेन इज अ डेजिग्नेशन, ओके। डायरेक्टर अगेन इज बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी अलग डेजिग्नेशन है। तो सीईओ डायरेक्टर है या नहीं, उसको लेना देना नहीं है ना बच्चों? क्लियर? आगे जाओ मैं। इररेस्पेक्टिव ही इज अ डायरेक्टर इन द कंपनी और नॉट, है ना, दैट इज बच्चों सीईओ को साइन करना ही पड़ेगा, इवन इफ ही और शी इज अ डायरेक्टर और इज नॉट अ डायरेक्टर, ठीक है। आगे जाओ मैं। सीएफओ वेरेवर ही इज अपॉइंटेड, मतलब वो कंपनी में उसका डेजिग्नेशन है, कंपनी में डेजिग्नेशन बच्चों उसका है। कौन? सीएफओ। नेक्स्ट वन सीएस, अगेन वेरेवर अपॉइंटेड, अगर कंपनी में सीएस अपॉइंटेड है तो उसको साइन करना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू बच्चों, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, समझा? चेक करो। एमडी की जगह पे 2 डायरेक्टर्स, या जिसमें एमडी चेयरपर्सन की जगह पे ऑल्टरनेटिव 2 डायरेक्टर, जिसमें से एक तुम्हारा कौन है? एमडी है। दूसरा सीईओ, इवन इफ ही और शी इज नॉट अ डायरेक्टर, इज और इज नॉट अ डायरेक्टर। तीसरा योर सीएफओ, है ना। चौथा सीएस। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझे? तो जब स्पेशली ये लोग कंपनी में है कौन? सीएफओ एंड सीएस, उनको साइन करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट, अंडरस्टूड? तुमको 3 जगह पर जो चीजें याद रखनी है। एक केएमपी का डेफिनेशन, दूसरा 128 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने वाले लोग कौन कौन जिम्मेदार है, तीसरा एफएस को साइन करने वाले लोग, हाँ या ना। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, होमवर्क समझ के कर जाओ। केएमपी, और वो एक पेज पे रखो, एक पेज पे तुम अगर लिख दिया बाजू में, इट इज इजियर फॉर यू टू रिमेंबर ना बच्चों, है ना। केएमपी तुमको फर्स्ट चैप्टर में दिख जाएगा। सेक्शन 128 मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी जिम्मेदारी है? सेक्शन 134 ऑथेंटिकेशन, मतलब साइनिंग ऑफ एफएस, हाँ है ना। डू दिस, इसको एज ए होमवर्क ले लेना, इसको लिखो, इजी फॉर यू टू रिमेंबर, है ना बच्चों? ओके क्लियर? अब यहाँ पे तुमको सीएस नहीं रहेगा शायद, यहाँ पे सीएस है और यहाँ पर भी सीएस है ना। तो दिस यू कैन ऑलवेज कीप इन माइंड। क्लियर ऑल ऑफ यू? आगे जाओ मैं। ओपीसी में बच्चों ओनली 1 डायरेक्टर, कोई टेंशन नहीं, ओपीसी में एक डायरेक्टर काफी है, ओके। द एफएस शैल बी साइन्ड बाय ओनली 1 डायरेक्टर। आगे, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी अटैच्ड टू एवरी एफएस, a signed copy of FS including CFS if any shall be issued, circulated or published along with your, ये तीनों, ये तो ऊपर जो लिखा था वही नीचे लिखा है, कोई बड़ी बात नहीं। एफएस के साथ बच्चों हमेशा बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिटर्स रिपोर्ट रहेगा साथ में, ठीक है। बट लाइक आई सेड, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन साइन करेगा, इसके ऊपर तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो आता ही आता है। आगे जाओ मैं बच्चों। देन बोर्ड रिपोर्ट, रेडी बच्चों? बोर्ड रिपोर्ट 134, both reports shall be prepared on stand-alone basis. Stand-alone FS मतलब क्या? Try to understand. Let us say A company है, it holds B company,
ओके, एंड ए कंपनी मतलब एंड यू कैन से सी कंपनी एसोसिएट है ए कंपनी की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? अरे हाँ या ना? अगर मैं कहूं कितने बच्चों टोटल एफएस बनेंगे, ये एग्जांपल में टोटल कितने एफएस बनेंगे, आंसर इज 4। ओके, एक ए खुद का, एक बच्चों बी का खुद का, एक बच्चों सी खुद का, हाँ या ना, और एक बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज सी एफ एस। बात समझ रहे कि नहीं मुझको बताओ फटाफट बच्चों। हम लोग एसोसिएट को लेते हैं या नहीं लेते सी एफ एस करने के लिए? एवरीवन लेते हैं ना? एंड इफ एट ऑल यू हैव सब्सिडरी या फिर एसोसिएट, तुमको बच्चों सी एफ एस बनाना पड़ेगा इफ यू आर पब्लिक कंपनी, है ना? प्राइवेट कंपनी को एग्जाम्पशन है ना बच्चों, है ना? आगे जाओ बच्चों। अरे हाँ या ना? ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये तीनों कंपनीज आर सेपरेट लीगल एंटिटीज, तीनों अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एफएस एजीएम सब लेंगे, और तीनों के अपने अपने खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी रहेंगे। वो शायद कॉमन डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग डायरेक्टर। कॉमन मतलब क्या, एक के जो डायरेक्टर्स वो भी बी में है, इट कैन बी एनीथिंग, और इट कैन बी डिफरेंट डायरेक्टर्स आल्सो। इज ओके एवरीबॉडी? ये बात ठीक है ना? अरे हाँ। आगे जाऊं मैं, तो दिया क्या था अपने को। अब मान लो एक कंपनी के जो बीओडीज है वो बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे बेस्ड ऑन सीएफएस और स्टैंड अलोन, बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन। बात समझी एवरीबॉडी? सो बोर्ड रिपोर्ट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन स्टैंड अलोन बेसिस। बात समझा कि नहीं समझा? अब ये तीनों कंपनी बच्चों अपने अपने बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे कि नहीं? यस। सो तीनों कंपनी के अपने 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 बीओडीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद का एक बच्चों बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे अपने खुद के कंपनी के लिए। आई होप एग्जाम्पल तुमको क्लियर हो रहा है। यस और नो? अक्षता, अमन, निधि, यस चलिए। तो बोर्ड रिपोर्ट बच्चों ग्रुप लेवल पे नहीं बनता है, इम्पॉसिबल है वो, ठीक है? बट यस, दे शुड गिव सम इंपॉर्टेंट salient features of subsidiary and associate. चेक करो, ओके? अरे हाँ या ना, चेक करो। So board report is prepared on standalone basis only, on standalone basis, okay? And shall report the highlights of performance of subsidiaries, associates and JVs and their contribution in overall performance of the company. कि एग्जांपल में बच्चों मान लो ए, इन दिस एग्जांपल बच्चों कौन सा आएगा? ए कंपनी। ए कंपनी खुद के बेसिस पे बच्चों तो बोर्ड रिपोर्ट बनाएगी ही बनाएगी ना? अरे हाँ या ना? बट ऑल्सो कि बी का हमारे ग्रुप में क्या फायदा है, सी का हमारे ग्रुप में क्या फायदा है, उनका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वो सब थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा। आगे बढ़े, ओके। स्टार मार्क एक तो दे दो, एक तो स्टार दे दो इधर बच्चों, बिकॉज यहाँ पे फिर से एट टाइम्स बहुत रेयर है, पर कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यू नीड टू बी केयरफुल। या फिर केस स्टडी बेस्ड ऑल्सो, कि ये मैटर लिखा, ये मैटर नहीं लिखा इन द बोर्ड रिपोर्ट, इन द बोर्ड रिपोर्ट। तो यहाँ पे तुमको बच्चों ओवरऑल स्केलेटन निकला, एक यू कैन से स्ट्रक्चर देकर रखा है कि क्या क्या कवर होना चाहिए इन द बोर्ड रिपोर्ट। क्लियर ऑल ऑफ यू? फाइन। तो एनुअल रिपोर्ट जैसे कुछ 4-5 पॉइंट्स याद कर लो, टाइम पास वाले हैं, चेक करो। नंबर ऑफ मीटिंग्स, ठीक है? देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उनका डिक्लेरेशन कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, है ना? हेलो निधि। देन डिटेल्स ऑफ फ्रॉड रिपोर्टेड बाय ऑडिटर्स, ओके? उनका बच्चों कंपनी पॉलिसी ऑन डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन, ठीक है? ये हमको आज आगे करना ही है। हाँ, देन चेक सीएसआर, मतलब कहना क्या चाहता हूं मैं, यहाँ पे जो जो कंटेंट है शायद किसी और से रिलेटेड है, उतना याद रखो। फ्रॉड, डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन वगैरह, कितने मीटिंग्स हुए, देन डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रिपोर्ट, डायरेक्टर्स के बच्चों डिक्लेरेशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के डिक्लेरेशन, देन सीएसआर पॉलिसी, ओके? तो ये सब चीजें तुम लोग बच्चे थोड़ा कुछ कुछ ध्यान रख सकते हो कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या क्या आएगा।
एज वेल एज एक जरा सा अलग आइटम है, यहाँ पे चेक करो, लिस्टेड कंपनीज को कंपलसरी है, एज वेल एज अदर अनलिस्टेड कंपनीज। और कौन से अनलिस्टेड में? पब्लिक, जिनका पीयूसी इज मोर देन 25 करोड़, एटलीस्ट 25 करोड़, shall contain a statement of annual evaluation of performance of board, okay, comma, board committees and individual directors। वो लोग काम के है या काम के नहीं है ना, उन्होंने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, ये सब बच्चों क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ऑल्सो इन दी बोर्ड रिपोर्ट। ओके ऑल ऑफ यू, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस समझा? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन समझते हैं? एट पार, अबव एक्सपेक्टेशन, बिलो एक्सपेक्टेशन, वो सब चीज है कि अच्छे से काम किया कि नहीं किया। ओके, आगे जाओ मैं। अदर मैटर्स एज पर रूल इट विच कैन बी मेंशन्ड इन द रिपोर्ट्स आर फाइनेंशियल समरी और हाइलाइट्स, ठीक है, द चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस, द डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स और केएमपी हु वर अपॉइंटेड और हैव रिजाइन्ड ड्यूरिंग द ईयर, नए वाले लोग प्लस जाने वाले लोग, the names of companies which have become or ceased to be subsidiary, JV और associate, फिर से जो पुराने संबंध टूट गए या फिर जो नए संबंध बने हैं of associate and subsidiary, okay, as well as JV। आगे the details of deposits, कितने लिए deposits, कितने remaining unpaid है, yes till year, कुछ default हुआ है क्या, और अगर default हुआ तो कितना amount का default हुआ है अब तक for deposits, then any kind of non-compliance of chapter of deposits, then details of significant or material मतलब फिर से वही important बड़े वाले orders passed by regulators or courts or tribunals impacting the going concern status in company's operation futures, कि भाई कंपनी की लग गई है या नहीं कुछ, या फिर ऐसा कुछ बड़ा मैटर हुआ है कोर्ट में, कोर्ट ने बहुत बड़ा पेनल्टी वगैरह लगाया है क्या, है ना, अगर वो इम्पैक्ट करता है बच्चों गोइंग कंसर्न स्टेटस ऑफ द कंपनी को, इसलिए देन आईएफसी होएगा नहीं तुम्हारे पास, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, यस चलिए। देन तुम्हारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं कि नहीं, 148 में लगेगा ना हमको कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स होना चाहिए, यस। देन तुम्हारा पोस्ट वाला ये वाला सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस वाला कुछ तो स्टेटमेंट नहीं है, उसका कमेटी है या नहीं, देन बाकी का ठीक है। डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन मेड और एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग अंडर IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ड्यूरिंग द ईयर, application made बच्चों during the year along with the status as at the end of the financial year, अगर कोई application किया है या फिर कोई proceedings pending है with whom, IBC insolvency and bankruptcy code, then the details of difference between amount of the valuation done at a time of one time settlement and valuation done बच्चों while taking loan from banks or financial institutions along with reasons thereof। तुमने जब लोन लिया कोई बैंक से, यस यार, तुम्हारे बिजनेस का वैल्यूएशन, तुम्हारे शेयर्स का वैल्यूएशन, एंड नाउ व्हेन यू आर रीपिंग द लोन एज वन टाइम सेटलमेंट, बच्चों वन टाइम सेटलमेंट मतलब तुम्हारी लग गई है, मतलब क्या, तुम्हारा बच्चों स्टेटस अच्छे से नहीं है, फाइनेंशियली साउंड नहीं है, ओके, इन यू वांट टू क्लोज द लोन बट एज अ सेटलमेंट बिटवीन द बैंक एंड द कंपनी, तो दैट टाइम सेटलमेंट के टाइम तुम्हारा वैल्यूएशन क्या है, पर शेयर वैल्यू, ओवरऑल बिजनेस का वैल्यू, ये सब बच्चों दोनों का वैल्यूएशन का डिफरेंस, दिस हैज टू बी एक्सप्लेन्ड एंड आल्सो गिवन इन द बोर्ड्स रिपोर्ट, द डिटेल्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन अलोंग विद इट्स रीजन, ओके, कि तुम्हारा पहला बिजनेस इतना, तुम्हारा पहले बिजनेस इतना बड़ा कैसे था या फिर कितना वैल्यूएशन था और अभी क्यों कम हुआ है, ओके, अभी तुम जब लोन रिपे कर रहे हो तो क्यों कम हुआ है। आगे जाओ मैं बच्चों, फाइनली तो यस, याद रखने हैं कुछ कुछ पॉइंट्स, तो भी जितना हो सके उतना, और जहां पे लॉ देखे रखा है वो तो क्लियर कट याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ू मैं, चलो, DRR, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट बाय बोर्ड शुड मेंशन दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो बोर्ड रिपोर्ट है वो तो दे हैव टू मेक, उनको बनाना पड़ेगा बच्चों, किसको, बोर्ड को, वो बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट अपने देख लें, उसके अंदर अलावा उसके अलावा ये सब चीजें भी लिखनी ही है बोर्ड को, कि डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कुछ कुछ चीजों की, ये बच्चों लिखना है कहाँ पे, इन दी बोर्ड रिपोर्ट, क्लियर,
तो क्या है, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों डायरेक्टर्स ले रहे हैं, चेक करो. द स्टेटमेंट बाय बोर्ड शुड मेंशन in preparation of the annual accounts, the application of the applicable accounting standards have been followed. Yes, clear? And proper expression दिया है अगर you could not follow accounting standards, then the directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates which are reasonable and prudent, so as to give true and fair view of the state of the affairs of the company as at the end of the financial year. ठीक है, मतलब डायरेक्टर्स ने बच्चों क्या किया, अकाउंटिंग पॉलिसी सही चूज किया है, उसको कंसिस्टेंटली यूज किया गया है, और वो जो भी एस्टिमेट दिए गए हैं उन्होंने जहां जहां एस्टिमेट्स यूज किए रहेंगे वो रीजनेबल एंड प्रूडेंट है. देन डायरेक्टर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों फॉर प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. देन the directors had prepared the annual accounts as a going concern basis. It is a kind like a declaration only. कि हमने जो बनाया है एफएस सॉरी नॉट एफएस बोर्ड रिपोर्ट, हमने उसको कंपनी को गोइंग कंसर्न मान के ही बनाया है ना बच्चों. दे हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन. अगर गोइंग कंसर्न नहीं तो वो भी उनको क्लियर कट बताना पड़ेगा ना, दैट वी मे नो मोर बी अ गोइंग कंसर्न. हाँ या ना? यस, चलिए आगे बढ़ू मैं. And that such IFC internal financial controls are adequate and were also operating effectively. अब अगर तुम देख रहे हो बच्चे सब जिम्मेदारियां किसकी है, डायरेक्टर्स की है. Are you getting my point? Director have to sign on all of these उनके बोर्ड रिपोर्ट में कि जो भी है कंपनी के अंदर इंटरनली हम उसके सभी के लिए जिम्मेदार हैं. बिकॉज मेंबर्स बच्चे डे टू डे में इन्वॉल्व नहीं है, ये सब करने की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की नहीं है, तो कौन करेगा? डायरेक्टर. समझा कि नहीं एवरीबॉडी? सो दे आर रिस्पॉन्सिबल इवन फॉर आईएफसी, एंड नॉट जस्ट आईएफसी लगा दिया और एडिक्वेट सफिशिएंट है एज वेल इफेक्टिवली उसका काम हो रहा है. समझा बच्चों, ऑल ऑफ यू? ठीक, आगे बढ़े हम लोग. चलो, व्हाट आर आईएफसीज? कभी से क्वेश्चन पूछा नहीं, पूछेंगे भी नहीं, ये भी एज इट इज तुम्हारे बच्चों ऑडिट का हिस्सा है ना. पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स adopted by company for ensuring orderly and efficient conduct of business. चलो ठीक है, कुछ खास नहीं. Okay, and the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws, and that such systems were adequate and operating effectively. Not just IFC, उसके अलावा अब चेक करना तुम्हारे ऊपर जो भी compliances लगते हैं as a company, तुम्हारे ऊपर जो भी compliances लगते हैं उसके तुम्हें एक प्रॉपर सिस्टम बना के रखा है कि हाँ जो कंप्लायंसेस है उसके क्या क्या फॉर्म्स फॉर्मेट्स, ड्यू डेट्स के हिसाब से तुम्हें कब भरना चाहिए था, भरा है कि नहीं, इसका रिमाइंडर वगैरह तुमको आता रहना चाहिए. ओके, तो सब तुम्हारे पास सिस्टम होना चाहिए कि हमारे जो भी कंप्लायंसेस हमारे ऊपर एप्लीकेबल है वो ठीक से फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, इसका रिमाइंडर. ओके एवरीबॉडी, प्रॉपर सिस्टम टू एंश्योर compliance with the provisions of all applicable laws, and such systems were also operating effectively and were sufficient. ठीक है, अगेन 2 स्टार, 1 स्टार मार्क्स तो दे दो बच्चों इधर. Who will sign board report? Who will sign board report? Okay everybody, so board report बच्चों shall be signed by chairperson again if he is authorized. अगर वो नहीं तो अगेन बच्चों एटलीस्ट बाय 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से तुम्हारा एक बच्चों क्या होना चाहिए, कम से कम एमडी, है ना. और अगर ओपीसी रहा तो ऑब्वियसली बच्चों ओनली 1 डायरेक्टर इज सफिशिएंट टू साइन द बोर्ड रिपोर्ट. ओपीसी में बच्चों क्या कर ले, कुछ लेना देना है क्या बच्चों ओपीसी का? बेचारा अकेला मेंबर्स को क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ रहे हैं, है ना. ठीक है बच्चों, ऑल ऑफ यू ओके लियो. सो कुछ कंटेंट्स है जो तुमको थोड़ा याद रखने पड़ेंगे अच्छे से कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होता है. आगे जाओ मैं, एवरीबॉडी. चलो, Hardis Specter company is 1-person company and has only 1 director. It is a 1-person company ना बच्चों? हाँ, it is a 1-person company. Okay. And has only 1 director. Who shall authenticate the balance sheet and the P&L and the board's report? Only 1 director is sufficient. For OPC, only 1 director is sufficient to sign board's report and financial statements as per section 134.
All right, all of you. Yes. We come to one of the most important sections. अब चैप्टर 9 हो और सीएसआर ना हो, ये तो होने से रहा, क्योंकि सीएसआर का जो कंसेप्ट रहेगा तुम्हारा चैप्टर 9 में, तुम कोई भी टेक्स्ट बुक नोटबुक कुछ भी देख लो, वो कम से कम 4 या 5 पेज में अभी बढ़ा दिया है. नॉट बिकॉज ऑफ सेक्शन की वजह से नहीं, रूल्स की वजह से. ओके, तो इसलिए बच्चों सीएसआर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके ऑल ऑफ यू. तो सीएसआर में बच्चों पक्का कुछ ना कुछ तो पकड़ के चलो कि कुछ ना कुछ तो आएगा. और आई थिंक तुम्हारा एग्जाम था जब लगा दी थी, तुम्हारा एग्जाम था ना वो, तुम्हारा एग्जाम था, कोई और था मुझको नहीं याद. नहीं, तुम्हारा एग्जाम नहीं था वो, उसके पहले का एग्जाम था, उसके पहले का एग्जाम था. उसमें बच्चों देकर रखा है प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 और 5 ईयर्स, शायद 5 ईयर्स. मैं सीएसआर की बात करूं, मैं रिवीजन, ये रिवीजन इसलिए आई एक्सपेक्ट, आई होप तुमको पता है, हम एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स लेते हैं, है ना. तो उनको 5 साल का प्रॉफिट देके रखा है लास्ट 5 ईयर्स का, और उनको 2 कॉलम में दिए, 2 कॉलम, एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और ये पूरे सिलेबस में किधर देख नहीं रखा है, तुम्हारा स्टडी मंडल में भी नहीं है, रूल्स में नहीं है, कहीं नहीं है, और वो तुम्हारे सेक्शन 135 में भी नहीं आता है. इट कम्स अंडर सेक्शन 198. ओके एवरीबॉडी. अब उसका कॉमन सेंस क्या था, अगर हम इनकम टैक्स भी देखें, इनकम टैक्स सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स है ना, जनरल डिडक्शन, वो भी इनकम टैक्स भी यही कहता है कि सीएसआर का जो खर्चा है उसका तुमको डिडक्शन नहीं मिलता इनकम टैक्स में, अगर याद आ रहा है तो, है ना बच्चों. सिमिलरली सीएसआर का भी पर्पस क्या, तुमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया, उसके ऊपर हमको सीएसआर चाहिए 2% वगैरह. टैक्स के बाद नहीं, टैक्स के बाद नहीं, टैक्स के पहले, मतलब मोर द मेरियर ना, ज्यादा उतना बेटर गवर्नमेंट के लिए, मतलब सीएसआर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है. यस चलिए. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे सीएसआर लगता है, दैट इज गिवन बच्चों अंडर सेक्शन 198. ये लिख दो. इसलिए आई हैव टू टेक दीज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कभी कभी विद पॉइंट्स, कि आउट ऑफ सिलेबस आता है तो बच्चों ने क्या करना चाहिए, अगर कभी आंसर नहीं है तो अज्यूम कर लो कि हाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कैलकुलेट कर लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट कर लो, है ना. वहां पे लिख के कुछ फायदा नहीं कि दिस इज आउट ऑफ सिलेबस. तो तुम जितना अज्यूम कर सकते हो उतना तो कर लिख सकते हो बच्चे तुम लोग, है ना. ठीक है, लिख लो, राइट दिस पॉइंट. सीएसआर इज कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी. ऑलराइट. तो बहुत कुछ है बच्चों करने के लिए, प्लीज ध्यान दो. सीएसआर तुमको खर्चा करना है ऑन सर्टेन सीएसआर एक्टिविटीज. एंड व्हाट आर सीएसआर एक्टिविटीज देन, ये कहां पे देखे रखा है बच्चों कि व्हाट आर सीएसआर एक्टिविटीज. ये बच्चों क्लियर कट देकर रखा है इन शेड्यूल 7. इन शेड्यूल 7 इज इट ओके. तो पहले हम लोग वो देख लेते कि भाई शेड्यूल 7 में काम क्या क्या है. ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, बट जस्ट एक क्विक गो थ्रू करेंगे बच्चों अंडर शेड्यूल 7. अरे कब खत्म होगा ये, इतना बड़ा है क्या. ये से लिया, शायद इधर था. अरे एक मिनट. ये वाला एक्टिविटीज बच्चों अंडर शेड्यूल 7. फटाफट देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लगती है, मैं उसको हाईलाइट करूं. स्वच्छ भारत कोष, कोष मतलब फंड गवर्नमेंट का बच्चों, उसमें तुमने कंट्रीब्यूट किया तो भी चलेगा. हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, देन प्रोमोटिंग एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स, चिल्ड्रन, वुमेन, एल्डरली के लिए, जेंडर इक्वालिटी, डे केयर सेंटर्स, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. देन और एक तुम्हारा फंड बच्चों आया क्लीन गंगा फंड, उसमें भी पैसा डाला तो भी चलेगा, हाँ या ना. यस क्लियर. देयर इज पीएम केयर्स फंड, यस वो भी आ गया, बहुत फेमस बच्चों ने किया. देन प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, वो तुम्हारा पीएम केयर्स फंड यूज के शॉर्ट में, PMCARES है ना, पीएम केयर्स फंड. ओके एवरीबॉडी फाइन. देन नेशनल हेरिटेज प्रोटेक्शन, कल्चर, आर्ट वगैरह के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, रूरल स्पोर्ट्स, नेशनल रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट्स के लिए, रूरल डेवलपमेंट, स्लम एरिया डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. और उसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन दिख रहा था कोविड के वगैरह, वो ठीक है, अभी वो हो चुका है तो उसके लिए अभी कुछ
अभी इट डजंट मेक दैट यू कैन से रिलेवेंस ज्यादा। ठीक है, आगे जो बच्चों में तो व्हाट आर सीएसआर एक्टिविटीज? हम वही एक्टिविटीज कर सकते हैं जो सीएसआर में अलाउड है एज पर शेड्यूल 7, जो शेड्यूल 7 में बच्चों बैठता है। आगे जो मैं ऑलराइट, देन कौन से कंपनीज को कंपलसरी है सीएसआर? जैसे लियो बड़े कंपनीज के लिए, सो एवरी कंपनी including its holding or subsidiary and a foreign company having its branch office or project office in India has to constitute a CSR committee which satisfies any of the following conditions during the immediately preceding financial year. Important. क्या क्या? Net worth at least 500 करोड़, हाँ या ना? टर्नओवर बच्चों उसका डबल, या फिर टर्नओवर बच्चों कितना कम से कम 1000 करोड़, यस और नो? या फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत छोटा पॉइंट बच्चों, नेट प्रॉफिट इज एटलीस्ट 5 करोड़। और बच्चों नेट प्रॉफिट 5 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है किसी के भी लिए भी, है ना? गेटिंग माय पॉइंट और नो? अब मेरे हिसाब से तो भी मतलब एटलीस्ट ये नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ वाले लोग ही सबसे पहले अट्रैक्ट होते रहेंगे मेरे हिसाब से, है ना? जिसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम से कम 5 करोड़ है। तो टर्न नेटवर्थ कितना बच्चों? 500, टर्नओवर 1000, नेट प्रॉफिट 5। यस, अरे हाँ, आगे बढ़ू मैं? एक्सक्लूजन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मतलब इसमें से तुम्हारा कुछ भी हिट ट्रिगर होता है, नेटवर्थ 500, टर्नओवर 1000 एंड नेट प्रॉफिट 5 करोड़, मतलब इसमें से कुछ भी तुम्हारा हिट हो गया ना। आई होप यू रिमेंबर एलिजिबल कंपनी। कौन सा बच्चों एलिजिबल कंपनी? विच चैप्टर आई एम टॉकिंग अबाउट? डिपॉजिट्स। अरे हाँ या ना? उसके लिए क्या था बच्चों? एलिजिबल कंपनी के लिए पब्लिक कंपनी एंड नेटवर्थ था, टर्नओवर था, कुछ तो था ना? याद करो, मुझको बताओ। उधर 100 और 500 था क्या? गो बैक एंड चेक, गो बैक एंड चेक। इज इट 100 and 500? कोई एक ही लिमिट था बस, नेटवर्थ। हंड्रेड एंड 500 ना? दिखा? नेटवर्थ 100, टर्नओवर 500, ये ले लिया। ओके, तो हो सके फिर से बच्चों जो जो जहां जहां लिमिट्स है ना, लिमिट्स के लिए बच्चों एक जगह पे सब पेज पे लिख के रखा करो। ओके एवरीबॉडी, आगे जाओ मैं, चलो। और सीएसआर के लिए 500, 1000, नेटवर्क, टर्नओवर, प्रॉफिट 5। ठीक है, चलो। एक्सक्लूजन मतलब सीएसआर करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट। ओके, आई विल गिव यू एग्जांपल्स थोड़ी देर में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी कंपनी which ceases मतलब stops to be a company covered as above, मतलब नेटवर्थ, टर्नओवर या फिर नेट प्रॉफिट। अरे हाँ या ना? नेटवर्थ, टर्नओवर या फिर नेट प्रॉफिट। ये तुम्हारा क्राइटेरिया, कोई भी कुछ क्राइटेरिया तुम्हारा हिट या फिर क्या बोलते हैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। So stops to be a company covered under as above for 3 consecutive financial years। क्या समझा? बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार सीएसआर चिपक गया तो बच्चों अगले 3 साल वो नहीं जाता। एक बार सीएसआर चिपक गया तो अगले 3 साल के लिए वो कम से कम नहीं जाएगा। ओके, लेट मी जस्ट राइट डाउन। अगर एक साल में तुमको प्रॉफिट है, फिर प्रॉफिट है, फिर लॉस है, फिर प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, तो बच्चों लॉस वाले ईयर में भी तुमको
CSR कमिटी तो लगेगी, CSR कमिटी तो चाहिए। बात समझी कि नहीं समझी? CSR कमिटी विल बी देयर। अंडरस्टूड क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके। अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, जब तुमको लॉस कंटिन्यूस 3 सालों के लिए है, आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड लॉस, बट मान लो नेटवर्थ एज वेल एज टर्नओवर। ओके, तुम्हारे 3 कंडीशन थे ना, नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट। जब तक एक बार CSR लगने के बाद बच्चों, देन कम से कम 3 साल, पर वो भी तीनों कंसेक्यूटिव ईयर में बच्चों, नेटवर्थ, टर्नओवर एंड एनपी तीनों लिमिट के अंदर चाहिए। कुछ बात समझी कि नहीं समझी? देखो, लगता कब है CSR? जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, आई रिपीट, जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तुम्हारा नेटवर्थ या फिर टर्नओवर या फिर नेट प्रॉफिट लिमिट्स के ऊपर था, तब CSR लगता है, एप्लीकेबल होता है, हाँ या ना? और एक बार CSR लग गया बच्चों, तो अगले 3 साल के लिए वो अपने आप बाय डिफॉल्ट तुम्हारे पास रहेगा ही रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। ओके, तो CSR से तुमको बच्चों मुक्ति कब मिल सकती है? ओनली इफ कंटिन्यूस 3 सालों के लिए तुम्हारा नेटवर्थ, टर्नओवर एज वेल एज नेट प्रॉफिट बच्चों लिमिट के अंदर होना चाहिए। आई रिपीट, नेटवर्थ, टर्नओवर एज वेल एज नेट प्रॉफिट लिमिट के अंदर होना चाहिए फॉर कंटिन्यूस 3 इयर्स। तभी जाके तुमको अगले साल में छुटकारा मिलेगा फ्रॉम CSR। कुछ समझा कि नहीं? I'll give examples, ठीक है? मैंने कुछ बहुत सारे फाइनेंशियल ईयर भी लिखे बच्चों, ठीक है? एवरीवन रेडी? थोड़ा ध्यान दो, फिलहाल मत लिखो, जो तुम फिलहाल बस ध्यान दो। I'll give you time to write down। मैं यहाँ पे तुमको नीचे नंबर्स दिख रहे हैं, मैंने फाइनेंशियल 21-22 से लेके 27-28 लिखा है, ठीक है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन आई एम हियर बच्चों कंपेयरिंग नेट प्रॉफिट। अब एग्जांपल में समझ जाना कि मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ नेटवर्थ एंड टर्नओवर, तो चाहिए रहेगा तो वो लिमिट के अंदर ही ऐसा मान लो। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? नेटवर्थ एज वेल एज टर्नओवर लिमिट के अंदर ऐसा मान लो। मैं फिलहाल एग्जांपल के लिए बस नेट प्रॉफिट के साथ ही कंपेयर कर रहा हूँ। इज इट ओके? ओके, नाउ अगेन वी विल टेक द सेम एग्जांपल। मान लो 21-22 मेरा पहला साल है, मेरा पहला साल है। ओके, मेरे को पहले साल में 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अगेन आई एम रिपीटिंग, नेटवर्थ और टर्नओवर लिमिट, टर्नओवर मेरा लिमिट के अंदर है, तो उसको मुझको पहले साल में CSR लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। रीजन इज व्हाट? रीजन इज मेरा नेट प्रॉफिट 4 के नीचे है, हाँ है ना? अगर मैं ये 4 हटा के 6 करूं तो नेट प्रॉफिट तो लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा बच्चों। तुमने वही गलती की जो तुमने स्मॉल कंपनी में गलतियां करते हो कुछ कुछ लोग, नॉट ऑल ऑफ यू। नहीं नहीं, अरे ऑल शुड कंप्लाई। अरे और है बाबा, इधर बधिर और ही है। हे भगवान, इधर से शुरुआत हो तुम्हारी, यहाँ पे और है, इसमें से एक भी कंडीशन हिट होता है तो CSR लग जाता है, हाँ या ना अक्षता? निधि, अरे कुछ समझ, ये पता है क्या? बेसिक पढ़ो में तुमको अभी है, और है और इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ CSR लग जाता है। हाँ निधि, सही बात है। अब नाउ यू आर सेइंग करेक्टली कि प्रीवियस ईयर का तुम चेक करोगे ना। हाँ ये अक्षता करेक्ट। अमन, डाउट सॉल्व हुआ ना? और होता है और, तीनों को तीनों इम्पॉसिबल है सेटिस्फाई करना के लिए, ठीक है? इसमें से कोई भी सेटिस्फाई हुआ तो CSR लगता है। बट मैंने तुमको जानबूझ के बच्चों एग्जांपल क्या दिया कि पहले साल में तुम्हारा मान भी लो, अगर फिलहाल के लिए मान लो 6 करोड़ का प्रॉफिट है, तो भी 6 करोड़ का प्रॉफिट बचे तो भी तुम्हारे ऊपर पहले साल में CSR नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज अगर ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर है 2022, तो उसके पहले के साल में सब 0 0 0 ही है ना, हाँ है ना? नेटवर्थ, टर्नओवर एज वेल एज नेट प्रॉफिट तीनों बच्चों लिमिट के अंदर, समझा? बट आई विल नॉट चेंज विद दिस एग्जांपल फिलहाल के लिए। ओके एवरीबॉडी, समझा नंबर? बेसिकली वी चेक लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। ओके, आई लव यू।
तो पहले साल में क्यों नहीं है? सिंस कंपनी डजंट एग्जिस्ट। कहां पे? इन FY 2021। ठीक है, आगे जाओ मैं। अब 22-23 बच्चों, 23 में करंटली 6 करोड़ का प्रॉफिट है, तो भी CSR नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट ईयर में विद इन लिमिट था। करेक्ट? अब तुम मुझको बताओ, व्हाट विल बी द आंसर फॉर 23-24? CSR लगेगा। 2024 में CSR लगेगा, बिकॉज पिछले साल मेरा प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा था। यस क्लियर? अच्छा, अब ध्यान दो, लग गया मुझको बच्चों, 2024 में CSR लग गया बिकॉज प्रीसीडिंग ईयर में। नाउ लुक एट 2024, मेरा प्रॉफिट बच्चों 3-5 करोड़ से कम है, लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑल ऑफ यू ओके? नहीं दी, लगेगा, लगेगा। अब यहां पे बच्चों आ गया, यहाँ पे आ गया, तो 3 साल तक नहीं जाएगा। अरे हाँ या ना? आई गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं इसलिए रिपीट कर, कम से कम और कैन से एटलीस्ट कंटिन्यूस 3 सालों के लिए। आप समझे अमन? अब कंटिन्यूस 3 सालों के लिए तुम्हारे कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, तब जाकर ही तुमको छुटकारा मिलेगा। तो 3 करोड़ प्रॉफिट हुआ तो भी अगले साल लगा, 4 करोड़ प्रॉफिट हुआ तो भी अगले साल लगा, 2 करोड़ प्रॉफिट हुआ तो भी बच्चों अगले साल लगेगा। हाँ या ना? यस चलिए बच्चों, हाँ यस चलिए, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ये 6 की वजह से लगा था ना। नाउ प्रीसीडिंग 3 सालों में, हाँ मैं अभी 26, आई विल टॉक अबाउट 26-27। प्रीसीडिंग 3, हेलो, ना कोई भी 3 सालों में भी हम लोग क्या देखें, कोई भी साल में हम लोग क्या देखेंगे कि क्या पिछले 3 सालों में, तीनों सालों में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, है ना? तो यस, 26-27 में देख रहे हैं कि हम पिछले तीनों सालों में, राइट फ्रॉम 2023-24 कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए 26-27 में CSR नहीं लगेगा, है ना बच्चों? क्लियर ऑल ऑफ यू? फाइन। आगे बढ़े। अब 26-27 में 6 करोड़ का प्रॉफिट है, अगले साल क्या होगा? लगेगा ऑब्वियसली, है ना बच्चों? यस एवरीबॉडी? तो भले तुम्हारा 4 करोड़ का प्रॉफिट हो अगले साल या 7 करोड़ का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पिछले साल में था ना था, देन लगेगा। ओके एवरीबॉडी? ये बच्चों एग्जांपल लिख दो, यहाँ पे क्या लिखा मैंने? कंपनी डजंट एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 26-27 के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको बॉक्स बनाओ 3 सालों का, कि तीनों साल में तुमको एप्लीकेबल नहीं हुआ था, इसलिए तुमको ये साल में CSR नहीं लगेगा। राइट डाउन। आई होप ये क्लियर हो तुमको बच्चों चीजें, ठीक है? एक बार लग गया तो 3 साल रहेगा, और 3 कंटिन्यूस साल तो अगर सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन, तो ये बच्चों छूटेगा अगले साल। ओके फाइन, आगे। मेंबर्स ऑफ CSR कमेटी, इसके क्वेश्चन आता है बच्चों, उसके भी 3 शर्त दे दो, ठीक है? तो 3 और मोर डायरेक्टर्स, कमेटी बच्चों ऑब्वियसली बोर्ड के अंदर की होती है ना, फॉर पर्टिकुलर पर्पस। तो CSR कमेटी में कौन रहेगा? 3 और मोर डायरेक्टर, जिसमें से कम एक तुम्हारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। ओके? और अगर तुम कोई दूसरी कंपनी जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना, नॉट रिक्वायरिंग टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बच्चों, you shall have 2 or more directors on the CSR committee। मतलब क्या? अगर तुम्हारे ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लगाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब वो क्या बोलते हैं, कंप्लायंस है, यू हैव टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो तुम्हारे CSR कमेटी में 3 लोग रहेंगे, 3 डायरेक्टर रहेंगे, जिसमें से एक तुम्हारा इंडिपेंडेंट रहेगा। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगाना ये जिम्मेदारी तुम्हारे को, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ कंप्लायंस नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, then you can have a CSR committee of only 2 directors, that's it। okay, 2 or more। प्राइवेट कंपनी बच्चों also 2 is sufficient। yes,
only 2 directors is also okay. Yes, चलिए. फॉरेन कंपनी अगेन एटलीस्ट 2 persons. फॉरेन कंपनी है ना वो, तो उनके शायद बच्चों डायरेक्टर्स इंडिया में नहीं है. सो एटलीस्ट 2 persons, जिसमें से एक तुम्हारा कम से कम रहेगा स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 381D. वो क्या है? पर्सन ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एनी नोटिस डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एक्ट एंड अनदर पर्सन बच्चों शैल बी नॉमिनेटेड बाय द फॉरेन कंपनी. मतलब इन अ वे उनका एक एजेंट काइंड ऑफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी को इंडिया में, और दूसरा उनका कोई भी वो अपॉइंट कर सकते हैं. ओके, ये वाला ये एटलीस्ट ये तुम्हारे फर्स्ट 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ 3, अगर नहीं चाहिए तो 2 के एटलीस्ट 2, और प्राइवेट कंपनी के लिए 2 डायरेक्टर्स. यस क्लियर? ठीक है, आगे जाओ. मैं द बोर्ड रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज द बोर्ड रिपोर्ट बच्चों 134 में द कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमिटी. कि सीएसआर कमिटी में कौन कौन है ये बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में. ठीक है. देन सीएसआर कमिटी का काम क्या है? फॉर्म्युलेट एंड रिकमेंड. ओके, एक्टिविटीज जो करना है सीएसआर में, उसका प्रॉपर प्लान बना के रिकमेंडेशन देंगे बोर्ड को. कौन? सीएसआर कमिटी देगी बोर्ड को. देन recommend the amount of expenditure to be incurred and monitor the CSR policy. Monitor the CSR policy. ठीक है बच्चों? हमको क्या क्या एक्टिविटीज करने क्या नहीं, सब किसका काम? सीएसआर कमेटी का काम. बाकी टाइम पास चीजें फटाफट देख लेते हैं. They will prepare an annual action plan. कौन? CSR committee की list of CSR projects or programs that are approved to be undertaken, the manner of execution, funding, monitoring and reporting mechanism, details of need and impact assessment if any for the projects undertaken. What do you mean by impact assessment? ये बस डिस्कशन के लिए कर रहा हूं मैं कि तुमने जो खर्चा किया CSR का वो कुछ इफेक्टिव भी था या नहीं था. बस खर्चा करना ये पॉइंट नहीं है ना बच्चों. सीएसआर में खर्चा का कुछ फायदा भी तो होना चाहिए. तो खर्चा कर ही रहे तो उसका कुछ फायदा होना चाहिए बच्चों. तो अकॉर्डिंग तुम क्या करोगे? उसका इम्पैक्ट असेसमेंट. ओके, कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ योर सीएसआर एक्सपेंडिचर. यस ऑल ऑफ यू समझे? बराबर ना? आगे जाओगे मैं. देन सीएसआर पॉलिसी में क्या रहेगा? फिर से वही चीज, कौन से प्रोग्राम्स. देन सीएसआर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है बच्चों. डू नॉट इंक्लूड एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय द कंपनी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. इंपॉर्टेंट. जो तुम ऑलरेडी काम कर रहे हो, तुम स्कूल का कंस्ट्रक्शन, सेक्शन 8 कंपनी, स्टेशनरी, अगरबत्ती, खाना पीना, तुम जो भी करते हो ऑलरेडी एज अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, उसको तुम काउंट नहीं कर सकोगे एज सीएसआर. तुम कुछ अलग करना पड़ेगा. ओके. देन द बोर्ड शैल इंश्योर. किसकी जिम्मेदारी? बोर्ड की जिम्मेदारी चेक करना कि जो भी तुम काम कर रहे हो अंडर सीएसआर वो शेड्यूल 7 में कवर्ड है. ओके एवरीबॉडी, शेड्यूल 7 तो समझता है ना? एट के पीछे देखे रखा है बच्चों, एट के पीछे, कंपनीज एट के पीछे द लिस्ट इज गिवन ऑफ एक्टिविटीज which are approved or allowed for CSR. ठीक है, आगे जाओ मैं. Then amount of contribution to CSR कितना बच्चों? At least 2%. At least 2%. Yes, चलिए. Of the average of last 3 years का profit है ना? So percentage at least 2%. Yes, clear. But average of last 3 साल का profit. Okay. So at least, ready बच्चों, 2% of the average net profits of the company है ना? Made during the 3 immediately preceding financial years as per the CSR policy. At least 2% of average of last 3 years का profit. अगर बच्चों पहले ही साल में 5 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट कमाया कंपनी ने,
यस, या फिर नेटवर्थ या फिर टर्नओवर पहले ही समझ चुका है आगे. ओके, देन एवरेज ऑफ कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर्स इज टू बी कंसिडर्ड. ये कुछ समझ रहा है, ऊपर से जा रहा है. अगर एक ही साल हुआ तो एक साल अमाउंट लेंगे, 2 साल हुआ तो 2 साल के प्रॉफिट का लेंगे, 3 साल हुआ तो 3 साल का लेंगे, 5 साल हो गए अपने अब तक तो लास्ट के 3 साल ही लेंगे, है ना. तो जितने फाइनेंशियल ईयर्स हुए उतने का ही बच्चों हम एवरेज पकड़ेंगे ना बच्चों. क्लियर ऑल ऑफ यू. यस, आगे बढ़ो मैं. तो याद रखना, इसके ऊपर केस स्टडी बन सकता है, केस स्टडी बच्चों बन सकता है. ओके, आगे जाओ मैं. एवरीबॉडी, द कंपनी शैल गिव प्रेफरेंस, स्टार मार्क करके रखो. तो जो लोकल एरिया, इसके ऊपर कुछ एमसी को कुछ तो आया था फालतू वाला. ये कंपनी वही मुंबई की है, खर्चा कर रही है, कोलकाता में चलेगा क्या? नहीं चलेगा. ओके, तो लोकल एरिया तो वही कंपनी तुम्हारी मुंबई की खर्चा करी कोलकाता में नहीं चलेगा. ओके, कंपनी कहां पे रजिस्टर्ड है, ओके, तो वहां के लोकल एरिया में बच्चों को प्रेफरेंस देना पड़ेगा. लोकल एरिया एंड एरियाज अराउंड इट वेयर इट ऑपरेट्स. ओके, देन इफ कंपनी फेल्स टू स्पेंड सच अमाउंट, तो बोर्ड रिपोर्ट में डालना पड़ेगा अमाउंट. ओके, द बोर्ड शैल इन दिस रिपोर्ट, इन इट्स रिपोर्ट मतलब बोर्ड रिपोर्ट में स्पेसिफाई द रीजंस फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट. ठीक है, द कंपनीज में बिल्ड देयर ओन सीएसआर कैपेसिटीज, मतलब खुद की टीम सीएसआर के ऊपर बच्चों साल भर में खर्चा करने के लिए, एक्टिविटीज को एक्चुअली एग्जीक्यूट कराने के लिए. देखो भाई, कैलकुलेशन तो हम लोग कर लेंगे, 2 टका कितना होता है, सीएसआर कमिटी बताएगी कि कहाँ स्पेंड करना है, पर अपने को ग्राउंड लेवल पे लोग चाहिए ना काम करने के लिए. प्रेफरेंस फॉर किधर गया, खर्चा. खर्चा कहाँ पे करना है, कौन से एरिया में, लोकेशन, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, रास्ता बांधना है, पॉवर्टी इरेडिकेट करना है, जो एक्टिविटीज करना है ना हमको सीएसआर के, ये काम कहाँ पे करेंगे, इन द लोकल एरिया जहां पे हमारा ऑफिस है, नियर बाय यू कैन टेक. ऑब्वियसली इसका जो इंटरप्रिटेशन रहेगा थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, ओपन इंटरप्रिटेशन रखना पड़ेगा. बट नियर बाय टू इट्स मतलब ऐसा लोकल एरिया मतलब सिटी के अंदर ऐसे नहीं, पर जहां पे तुम्हारा ऑफिस है वहां पे, दूसरे शहर में कर रहे हो जहां पे तुम्हारा ऑफिस है ही नहीं वैसा नहीं चलना चाहिए. नियर बाय चल सकता है. ओके, समझा ना. गुड, आस्क मी क्वेश्चन है बच्चों, कुछ डाउट रहेगा तो पूछा करो. आगे जाओ मैं. कंपनीज में बिल्ड सीएसआर कैपेसिटीज और टीम, मतलब खुद के ग्राउंड वर्क करने के लिए अपने लोग, सीएसआर कैपेसिटीज ऑफ देयर ओन पर्सनल, खुद के बच्चे लोग, एज वेल एज दोज ऑफ देयर इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज थ्रू इंस्टीट्यूशंस with established track records of at least 3 financial year. बच्चों इसके आगे थोड़ा सा हेक्टिक होगा. अब तुमको थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल बोला, स्कूल बांधना है, हॉस्पिटल बांधना है, रास्ते अच्छे करने हैं, प्योर ड्रिंकिंग वाटर लाना है, पॉवर्टी इरेडिकेशन करना है, एल्डरली को हेल्प करना है, ये जो भी चीजें हैं ये सब तुम्हारे शेड्यूल 7 में देखा रखा है. शेड्यूल 7 अरे हाँ या ना. इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए 2 रास्ते हैं, ध्यान देना. एक तो एक खुद की अपनी इंटरनल टीम, अपने ही लोग, कंपनी के अपने ही लोग, दैट इज वन थिंग. सेकेंड, ये चीज बस तुम आउटसोर्स कर सकते हो, बेस्ट है ना. ये जो काम है काम है तुम आउटसोर्स कर सकते हो. बात समझ रहे हो एवरीबॉडी, या नहीं समझा? कि मतलब कंपनी ने बोला ये लो पैसा और इम्प्लीमेंट करो, सही है ना, ये लो पैसा और इम्प्लीमेंट करो, खर्चा करके आओ एज पर आवर, हमारे सीएसआर क्या बोलते हैं, सीएसआर पॉलिसी के हिसाब से. और ऑब्वियसली तुमको लगेगा सर ये तो टाइम पास में कोई भी किधर भी खर्चा कर देगा, वैसा नहीं है. उनको ही बच्चे पैसा दिया जाएगा जो प्रॉपर्ली ऐसे कुछ काम करते हैं, चैरिटेबल काम करते हैं. कौन है बच्चे चैरिटेबल काम करने वाले जनरली कंपनी सेट में? तुम्हारे सेक्शन 8 कंपनीज है ना, सेक्शन 8 कंपनीज या फिर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट्स. हाँ वो सब तो रहेगा ना, नो डाउट. थोड़ी ना बच्चों कुछ पार्टी वार्टी में उड़ाने वाले, वो सब उसका ट्रैक रहेगा, नो डाउट अबाउट इट, बट एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी किसी और की.
ठीक है बच्चों, ये बात, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ दिस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज? ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज वो लोग हैं जिनको हमने आउटसोर्स किया है हमारा CSR का एग्जीक्यूशन। आउटसोर्स समझता ना, आउटसोर्स, उनको काम दे के रखा है कि तुम जाओ और इम्प्लीमेंट करके आओ। समझा कि नहीं? लक्ष्यता, निधि, बोलो। आगे जाओ मैं। तो कंपनी उनका पैसा और इम्प्लीमेंट कोई और करेगा, ठीक है। अब जो इम्प्लीमेंट कोई और करेगा उसका बच्चों एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए ऑफ कम से कम 3 फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब क्या? कोई नया ट्रस्ट क्रिएट किया उसको चिपका दिया, ऐसा नहीं। तो जो भी ट्रस्ट है, सेक्शन कंपनी जो काम कर सकते हैं, उनका कम से कम बच्चों 3 साल का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। बात समझे? मतलब नए नए कंपनीज को, नए नए सेक्शन कंपनीज को, नए नए ट्रस्ट को बच्चों में काम नहीं देंगे, आउटसोर्स्ड वाला, ठीक है। आगे जाओ मैं बच्चों, यस लियो। आगे 135(5). If a company fails to spend important such amount, जो भी उन्होंने कैलकुलेशन किया है ना, the board shall in the board report disclose reasons। ये तो है ना बच्चों कि क्यों हम खर्चा कर नहीं पाए, but also transfer such unspent amount। समझा कि नहीं? अगर 100 रुपए का तुम्हारा नेट प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट था, एवरेज नेट प्रॉफिट, उसका 2% बच्चों 2 रुपए, 100 करोड़ है यहाँ पे लेटेस्ट से, 2% 2 करोड़, हाँ है ना। अपने खर्चा किया 1.5 करोड़, गुजरो के, तो 50,000 बच गया। 50,000 मतलब 0.5 करोड़, 50 लाख। यस क्लियर? नाउ यू विल गिव रीजंस कि हमने खर्चा क्यों नहीं कर पाए, है ना बच्चों। एज वेल एज ये पैसा तुमको डोनेट करना पड़ेगा टू एनी शेड्यूल 7 फंड। समझा कि नहीं समझा? चेक हियर। एंड ट्रांसफर सच अनस्पेंट अमाउंट to schedule 7 fund within 6 months from the end of the financial year। Is it okay or no? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तुमको मैं फिर इसलिए जानबूझ के मैं फंड्स तुमको बता रहा था। PM केयर्स फंड याद आ रहा है कि नहीं? ये सब PM फेयर केयर्स फंड में सब पैसा ले रहे हो मुझे बहुत लोगों से, है ना। सो PM फेयर केयर्स फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, तुम्हारा कौन सा फिर वो स्वच्छ भारत कोष, है ना, क्लीन गंगा अभियान, वो सब, ठीक है। दूसरा केसेस में, मतलब अब दूसरा केसेस में क्या, तुमने खर्चा पूरा नहीं किया, उसके बावजूद तुमको शेड्यूल 7 फंड में पैसा नहीं डालना है। वेयर, व्हेन, बट विच केस? इफ दैट अमाउंट रिलेट्स टू और बिलोंग्स टू एन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। कुछ समझा ऊपर से गया? इफ द अमाउंट बिलोंग्स टू ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। ओके क्लियर ऑल ऑफ यू? एक तो शेड्यूल 7 के फंड में डाल दो, पर अगर वो बच्चों पैसा बच गया था बिकॉज वो यूज कर रहे थे हम लोग इन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, तो फिर शेड्यूल 7 में मत डालो, तुम्हारे पास रखो। हाँ, अपने केस में 0.5 करोड़ तो है, ये तो एग्जाम्पल में है, वो बात नहीं। तो शेड्यूल 7 में नहीं डालेंगे, अपने पास ही रखेंगे बच्चों। यस क्लियर? क्यों? बिकॉज वो पैसा हम कहाँ पे यूज कर रहे थे? ऑन गोइंग, बड़े वाले लंबे प्रोजेक्ट में। हाँ, मतलब हमको स्कूल बांधना है तो स्कूल 6 महीने में तैयार नहीं होता, स्कूल को 1 साल भी बहुत कम पड़ जाता है। यहाँ पे रियल एस्टेट वाले बिल्डर 3-3 साल लगाते एक बिल्डिंग खड़ी करने में, तो हम क्या मतलब क्या 30 मार खाने 1 साल में कर देंगे? हमको भी टाइम चाहिए। ओके, तो 1 साल में फिर गड़बड़ का काम हो जाएगा बच्चों। गड़बड़ में खर्चा करो, खर्चा करो, खर्चा करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सी, हमने कैलकुलेशन किया कि हमको 2 करोड़ खर्चा करना है ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, पर ये 2 करोड़ का बच्चों खर्चा इज स्प्रेड ओवर मोर देन 1 ईयर। स्प्रेड मतलब वो काम कोई 1 साल से ज्यादा लगने वाला है। बात समझे कि नहीं? ऐसा नहीं कि पानी का टाकी बिठा रहे बच्चों, या पानी का फिल्टर बिठा रहे बहुत बहुत बड़ा वाला, पाइपलाइन बिठा रहे। इट इज अ बिग प्रोजेक्ट, अंडरस्टूड? सो चेक, व्हाट डू यू मीन बाय ऑनगोइंग प्रोजेक्ट? अ मल्टी-ईयर प्रोजेक्ट undertaken by a company in fulfillment of its CSR activities having timelines। ओके, पहली बात तो मल्टी ईयर मतलब ऑब्वियसली कॉमन सेंस, मोर देन 1 ईयर।
but not more than 3 years, excluding the financial year in which such project was commenced, and shall include such project that was initially not approved as multi-year. But जो ठीक है, कुछ खास बात नहीं है, but basically बाद में बोर्ड को समझा कि ये तो 1 साल में होने वाला नहीं है. That is okay. Okay? तो स्टार्टिंग से ही मल्टी ईयर अप्रूव होना चाहिए, से कुछ नहीं है. तुमने चालू कर दिया, बट ड्यूरिंग द ईयर तुमको लगा कि 1 साल के अंदर वाला काम नहीं है, तो उसको लंबा चलने वाला है, तो हमने बीच में अप्रूव करवा लिया कि ये मल्टी प्रोजेक्ट है, मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है. ओके, whose duration has been extended beyond 1 year, है ना? Is it okay everybody? आगे बढ़ू मैं? आगे चलेगा ना? Any unspent amount as per 135(5) ऊपर अपन ने जो देखा, if it relates to ongoing project, तो उसको आगे इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उसको एक सेपरेट अकाउंट में डालेंगे बच्चों, अनस्पेंट CSR. ओके, और विद इन 30 days ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब क्या 30 अप्रैल तक ये पैसा हम अनस्पेंट CSR में डालेंगे. अब थोड़ा सा मैं चीजें कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, या फिर आई से आई एम गिविंग यू रेफरेंस ऑफ इनकम टैक्स, क्योंकि वो वही चीज मुझको हिट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, और वही लॉजिक है. इनकम टैक्स में कैपिटल गेन है बच्चों, यस, एंड कैपिटल गेन में तुमको बच्चों ये कंसेप्ट है CGAS का, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम. याद आ रहा है कुछ? मैं तुम्हारा थोड़ा सा रिवीजन कैपिटल गेन का भी यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है? अब कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में बच्चों क्या बोला था कि अगर तुम्हारे पास 2 साल या 3 साल है परचेज या फिर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, याद आ रहा है कि नहीं? पर गवर्नमेंट को भरोसा नहीं तुम्हारे ऊपर, तुमने वो पैसा उड़ा दिया, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला, तुम ये पैसा CGAS में डालो. हाँ है ना, सेक्शन 54 के आसपास वो देकर रखा है, 54B या G कुछ तो देकर रखा है, वो याद आ रहा है कि नहीं? है ना? तो सिमिलरली यहाँ पे वही चीज है, तुमको पैसा उड़ाना था, खर्चा करना था, तुमने नहीं किया, इसलिए बोला ठीक है तुम करो आगे, पर ये पैसा एक अलग बैंक अकाउंट में डालो, कॉल्ड एज UCSRA, अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट. निधि ओके, समझा अमन? सो खर्चा करो, पैसा तुम्हारे पास ही रखो, बस जस्ट कीप इट इन सेपरेट बैंक अकाउंट, जस्ट लाइक डिविडेंड, अनपेड और अनक्लेम्ड, यू विल हैव टू सेंड इट टू बच्चों किधर, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, है ना बच्चों? आगे जाओ मैं. तो यू विल बच्चों ट्रांसफर विद इन 30 days ऑफ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, है ना? आगे बढ़ो मैं. Then such amount under UCSRA should be spent within 3 years from the date of transfer from the date of transfer. क्योंकि मल्टी ईयर प्रोजेक्ट में हम लोगों ने क्या बोला, इट इज नॉट मोर देन 3 years ना, इट इज मोर देन 1 year बट नॉट मोर देन 3 years. मल्टी ईयर प्रोजेक्ट, तो तुम्हारे पास 3 साल है ये पैसा खर्चा करने का. ओके, अगर उसके बावजूद, माय गुडनेस, 3 साल के बावजूद तुम उसको पूरा खर्चा नहीं कर पाए, तो जितना बचा कुछ है तो शेड्यूल 7 फंड में डालो इमीडिएटली within 30 days of expiry of the 3rd financial year. Yes, still here all of you? Logical? समझा ना? Then अगला वाला पॉइंट बच्चों, if company spends an amount in excess of the requirements, मतलब 2% से भी ज्यादा, है ना, 2% से भी बच्चों ज्यादा, इस बार पहली बार, मतलब अभी आई थिंक इसको 1 साल हुआ है, पहली बार बच्चों कंपनी लॉ ने यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज किया है कि कंपनी लॉ तो वॉलंटरीली अलाउ कर रही थी कि 2% से ज्यादा कर सकते हो, एटलीस्ट 2% करना है, और कुछ कंपनी बड़ा अमाउंट कर रहे थे, तो बड़े अमाउंट को कुछ फायदा हो रहा था उनको, एज सच नहीं. आज 5% 5% किया ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट 5%, तो अगले साल फिर से 2% करना ही तुमको मिनिमम. ओके, सो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अगर तुमने अभी 5% किया खर्चा इन द करंट ईयर, अगले साल तुमको 2% करना ही करना था, हाँ या ना? बट अभी उन्होंने क्या बोला है, अगर तुमने कभी एक्सेस किया, तुमने बच्चों कभी एक्सेस किया, अब कितना एक्सेस किया तुमको करना था मिनिमम 2%, तुमने किया 5, तो बच्चों 3% एक्सेस विल बी कैरिड फॉरवर्ड. अब कैरिड फॉरवर्ड मतलब क्या, माना जाएगा ना बच्चों, माना जाएगा कि तुमने उसको खर्चा किया है अगले साल. ओके, ऑल ऑफ यू?
माना जाएगा। हाँ, है ना? गुड, चेक करो किधर गए हम लोग। If a company spends an amount in excess of the requirements of this rule, subsection जो भी है, the company may set off such excess amount against the requirements to spend in the under this section up to 3 succeeding financial years. Star mark करो, 3 succeeding financial years, and in such manner as may be prescribed. Find till here, in such manner as may be prescribed. All right, all of you. So carry forward बच्चों कितना? Up to 3. अब यहाँ पे इसको कितना टक्का बच्चों? 2% करना, 3% एक्स्ट्रा हो चुका है ना? तो इसमें 3% एक्स्ट्रा में से 2% यहाँ पे चला गया और 1% यहाँ पे चला गया, उसके भी अगले फाइनेंशियल ईयर में। हाँ ना? आई होप तुमको समझा। गुड, एग्जाम्पल समझा ना सभी को? हमने यहाँ पे 5% किया जब तक करना था 2%, एक्सेस कितना है? 3%, है ना बच्चों? अब अगले साल में मुझको कितना करना? मिनिमम 2%, तो मेरे पास एक्सेस था 3 और यहाँ पे हुआ मेरा 2। ओके, हुआ? ठीक है। CSR एक्सपेंडिचर कितना है? ध्यान देना, द बोर्ड शैल इंश्योर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, इंपॉर्टेंट, शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर। पहली बात तो समझो इसको क्या है, इसको कहना क्या है। हम CSR में खर्चा तो करने वाले हैं और हमारे खुद के एम्प्लॉइज बच्चों खर्चा करेंगे, हमारे खुद के एम्प्लॉइज काम करेंगे कि नहीं? तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, तो लोग जो कॉस्टिंग में करते हो ना, लेबर मटेरियल ओवरहेड्स, इसलिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट शुड नॉट बी मोर देन 5% ऑफ द टोटल CSR का खर्चा। कुछ समझा? तो अपने बच्चों मान लो अपने एवरेज नेट प्रॉफिट कितना निकाला था? 100 करोड़। उसका कितना कम से कम हमको कम से कम खर्चा करना? 2%, दैट इज 2 करोड़। तो 2 करोड़ का 5%, कुछ समझा? 2 करोड़ का 5% कितना बच्चों? ₹10 लाख। हाँ या ना? इससे ज्यादा का तुम्हारा एडमिन का खर्चा नहीं होना चाहिए। मतलब बाकी का प्रॉपर 1.9 करोड़ कम से कम तुम्हारा प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए टुवर्ड्स द CSR एक्टिविटीज। एडमिनिस्ट्रेशन में तुम्हारा नॉट मोर देन 5%। यस क्लियर? आगे बढ़ू मैं बच्चों? आगे ये 5% प्लीज याद रखो। 5% याद रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। दूसरा, एनी सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ CSR एक्टिविटीज शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। कुछ बच्चों तुमने अगर नो प्रॉफिट नो कॉस्ट बोलते हो या फिर कुछ तुम पैसा रिकवर करवा रहे हो लोगों से, और कंप्लीटली तुमने कुछ क्या बोलते हो उसको, तुमने कोई वाटर फिल्टर लगाया, वाटर फिल्टर एग्जांपल के लिए, तो तुमने लोगों से कुछ 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया लिया रहेगा पर लीटर, कुछ भी रहेगा, ओके, अच्छा स्वच्छ पानी देने के लिए। तो यानी सरप्लस कुछ तुमको फायदा हुआ आउट ऑफ CSR एक्टिविटीज, दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट ऑब्वियसली, एंड विल बी यूटिलाइज्ड इन फर्दरेंस ऑफ दैट CSR एक्टिविटी। जो भी तुमको सरप्लस होता है तुम्हारे एक्टिविटीज की वजह से, ऑब्वियसली बच्चों तुम उसको कहां भी यूज करोगे? इन द सेम प्रोजेक्ट। जस्ट सिमिलर बच्चों लाइक कंसेप्ट लाइक सेक्शन 8 कंपनी। हाँ या ना एवरीबॉडी? कि सेक्शन 8 कंपनी का प्रॉफिट इज नॉट प्रॉफिट, वो सरप्लस तो वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट में यूज करना पड़ता है। तो तुम्हारे एक्टिविटीज की वजह से कुछ फायदा हो तो तुम उसको एक्टिविटी में ही इस्तेमाल करो। यस चलिए। और शैल बी ट्रांसफर टू UCSRA, और एक बार वो UCSRA में गया तो बच्चों वहां से हम कहां पे डाल सकते हैं? इन शेड्यूल 7 फंड within 6 months from the expiry, or you can say end of the financial year. Then where a company spends an amount in excess of the requirements, ये तो बराबर है ना बच्चों, तो उसको सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेस वाला up to 3 immediately succeeding financial years, ठीक है, subject to conditions that the excess amount available for set off shall not include surplus
अराइजिंग आउट ऑफ CSR एक्टिविटीज, जो तुमने एक्स्ट्रा खर्चा किया है, यहाँ पे अपन बोल रहे थे ना 5% वगैरह तुमने खर्चा किया है, ये 5% में हम लोग क्या ऐड नहीं करेंगे, द सरप्लस विच यू हैव जनरेटेड फ्रॉम दी CSR एक्टिविटीज, प्रॉफिट मान लो CSR एक्टिविटीज करके तुमको कुछ फायदा हुआ बच्चों, कुछ पैसा तुमने कमाया है, वो उसमें हम लोग ऐड नहीं करेंगे। ये एक्सेस की जो बात कर रहे हैं बच्चों, कंप्लीटली प्योरली अपना खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है 2% से ज्यादा। ओके, समझ रहे हो, ऊपर से जा रहा है। मान लो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अपन यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ना, मैंने टोटल खर्चा किया बच्चों 5%, 5 लेट अस टेक इट इन करोर्स। ओके, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मुझको स्पेंड करना था 2 करोड़ एज अ 2%, ठीक है। मैंने बच्चों टोटल मेरा हुआ है 5 करोड़, यस और नो एवरीबॉडी। और उसको कुछ फायदा भी हुआ है क्या, यस, मुझको फायदा भी हुआ है 1 करोड़ का, एग्जाम्पल। ओके, फायदा मतलब क्या, मैंने कुछ बच्चों को सरप्लस कमाया डूइंग दैट CSR एक्टिविटीज, तो मैं कितना बच्चों कैरी फॉरवर्ड करूंगा, मैं 6 करोड़ का मतलब कैलकुलेशन नहीं लूंगा, मैं 5 करोड़ में से ही बच्चों मेरा 2 करोड़ रिड्यूस करूंगा। गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी। तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मेरे पास अभी भी कितना ही है, 3 करोड़ ही है। कुछ समझा एवरीबॉडी? वो सोचो फायदा हुआ, दैट आई विल नॉट ऐड इन दी कैरी फॉरवर्ड इन द फॉर द नेक्स्ट ईयर, है ना बच्चों। मुझको जो फायदा हुआ वो मैं कैलकुलेशन में नहीं इस्तेमाल करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ कैरी फॉरवर्ड। यस ऑल ऑफ यू, इज इट ओके एवरीबॉडी? हाँ बोलो बच्चों, ठीक है ना, आगे जाऊं मैं। ऑलराइट, the excess amount available for set off shall not include any surplus, ठीक है। then the board shall pass a resolution to that effect, वो भी चलो ठीक है। the CSR amount may be spent by a company for creation or acquisition of capital asset, तो बच्चों जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा है, यहाँ पे बहुत रूल्स है बहुत सारे, ठीक है बच्चों, रूल्स है यहाँ पे, ठीक है। रूल नंबर 3 हो गया, रूल नंबर 4 हो गया, ओके। हम रूल नंबर 4 की बात कर रहे हैं अभी, ओके एवरीबॉडी। ध्यान देना अभी, रूल नंबर 4, अगर कंपनी ने खर्चा किया टूवर्ड्स कैपिटल एसेट, तो कैपिटल एसेट बच्चों कंपनी के नाम से नहीं रहेगा, याद रखना। कुछ समझा कि नहीं, कैपिटल एसेट कंपनी के नाम से नहीं रहेगा। मान लो बच्चों वो उनको प्लांटर मशीनरी कहीं भी इंस्टॉल करना है, लोगों के भलाई के लिए प्लांटर मशीनरी, वो स्वदेश मूवी याद है ना, स्वदेश मूवी, वो पानी का प्रोजेक्ट, पानी का क्या था, सॉरी क्या बोलते उसको, जहां से पानी का बच्चों इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट किया था, डैम था वो, पर क्या वर्ड है यार वो, शिट, पानी के फोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, टरबाइन, टरबाइन, वेरी गुड, ओके टरबाइन। सो टरबाइन इज अ कैपिटल, हाइड्रो, हाँ जो भी, करेक्ट करेक्ट, इट इज अ कैपिटल एसेट। ये कैपिटल एसेट के ऊपर खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं, पर कंपनी के नाम पे वो ओनरशिप नहीं रहेगा। लेट द कंपनी स्पेंड ऑन इट, बट ओनरशिप बच्चों रहेगा विथ एनी अदर सेक्शन कंपनी, ओके, और रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी, समझा। having a charitable objects and CSR ration number under so and so, or beneficiaries of the CSR projects in form of self-help groups, collectives, entities, or even a public authority. Self-help groups तुमको बस एग्जांपल के में दिया, लिज्जत पापड़ वाले है ना, वो सब लेडीज लोग उन्होंने साथ में आके बच्चों मस्त बहुत बड़ा काइंड ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी बना दिया लिज्जत पापड़ वाला। बेसिकली जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके जो नीचे जो पॉइंट दिए ABC जो पॉइंट्स दिए हैं, इनका पास बच्चों ओनरशिप रहेगा, शाल बी हेल्ड बाय, है ना। खर्चा किसने किया, कंपनी ने किया ऑन कैपिटल एसेट, ओके, बट विल बी हेल्ड बाय एनी ऑफ दीज पीपल, कंपनी खुद नहीं रखेगी कैपिटल एसेट। बात समझे बच्चों, आप लोग, ऑल ऑफ यू क्लियर, ठीक है। और ये तो हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं, अगर हमारा कोई भी पैसा बच जाता है, स्पेंड CSR है अमाउंट, तो वी कैन ट्रांसफर दैट बच्चों टू
any of the schedule 7 fund. Okay, अभी के लिए बच्चों मैं इतना ही रखता हूँ. उसको अभी भी पेंडिंग है चीजें CSR में, अभी भी पेंडिंग है, which I will take in the next lecture बच्चों. Okay, तो पेंडिंग है इसमें अभी भी, but like I said CSR बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो I'm just breaking down in 2 lectures बच्चों. Alright, आगे बढ़ो बच्चों में. फाइन टिलिया. सो अभी के लिए इतना ही, मिलते बच्चों अपन इन नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर, टाटा, बाय बाय.